जब कहते हैं शांत रहो, लास्ट बेंच, मीनिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब दूसरा कि ज़रूरत, नीड क्यों है? नीड क्यों? क्योंकि मेनी सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस रिक्वायर्ड एट अदर प्लेसेस। मेनी सब्सटेंसेस produced at one place but required at various places। ठीक है। अब है कि यहाँ पे नीड भी हम लोग कर लिए, मीनिंग भी, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ होना चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो हम लोगों के बॉडी में मीन्स क्या है? तो हम लोग के बॉडी में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड, ठीक है, प्लस आप लिम्फ भी बहुत हद तक देंगे जो आपको एक तरीके से बफर की तौर पे काम करेगा। कल भी हम बोले थे कि ब्लड इज़ लाइक अ ट्रेन, तो ट्रेन मीन्स है ना, साधन है ना, ट्रेन पे आप चढ़ के एक जैसे दूसरी जगह जाते हैं ना। सिमिलरली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्या देखते हैं? ब्लड और लिम्फ है। अब अगर हम लोग कहे थे कि दिस ब्लड वॉज लाइक अ ट्रेन, तो ट्रेन को रन करने के लिए ट्रैक चाहिए, तो कौन सा पार्ट? इसका मतलब है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है तो फिर ये मीन्स को एक सिस्टेमेटिक वे में चलने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम। तो हम लोगों का इसीलिए क्या हम लोग लिखते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम लिखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अगर यहाँ पे क्या है? ये सिस्टम जो कि क्या करेगा? पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा पूरे प्रोसेस को। तो हम लोग कल यहीं पे आए थे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पे आए थे। जब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम लोग पहले तीन चीज़ों को कहें कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स किसको बोले थे? नहीं, एग्जाम्पल नहीं बोलना है, पहले तो ये बोलना है। हाँ ठीक है, रितिका तुम ही बोलो, ठीक है। हम लोग को पहला पता चल गया कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कि जो ट्यूब लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको ब्लड वेसल्स बोले। अब ब्लड वेसल्स में आपको क्या देखे थे? तीन, एक आर्टरी, एक वेन, एक कैपिलरी। तो आर्टरी और वेन, तो आर्टरी और वेन को अगर हम लोग देखे थे, अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखेंगे तो मोर और लेस सिमिलर है। मतलब कि आर्टरी का वॉल हो या वेन का वॉल हो, उसमें 3 लेयर का थिकनेस होगा सेल का, लेकिन कैपिलरी में वॉल जो है सिंगल सेल इन थिकनेस। ये याद रखिएगा, कल बताए नहीं थे लेकिन, ठीक है। जो जब आर्टरीज और जब वेन्स की बात किए थे तो दोनों ही ब्लड वेसल्स है, दोनों ही के अंदर से ब्लड मूव कर रहा है। तो और अब हम लोग देखे थे कि आर्टरी भी ब्लड ले जा रहा है, वेन्स भी ब्लड ले जा रहा है, तो कौन कहाँ से ब्लड ले जा रहा है? ले आ रहा है आर्टरी हार्ट से बॉडी टिश्यू, ठीक है। एक्सेप्शन है वो हम लोग क्या दिखते। इसके बाद वेन, वेन को भी हम लोग जानेंगे कि वेन भी उसी तरीके फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट आ गया।
दूसरा बात हम लोग क्या देखे थे कि ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात किए थे तो हम लोग क्लीन और क्लियर नहीं बल्कि प्योर इम्प्योर की बात करेंगे। तीसरी बात को हम लोग क्या देखे थे कि आर्टरी का ल्यूमेन जो होता है नैरो होता है और वेन का वाइड होता है। फिर हम लोग देखे थे कि वॉल जो है, वॉल ऑफ आर्टरीज इज थिक एज वेल एज फ्लेक्सिबल। यही रीजन है कि जब आप यहाँ पे रखते हैं तो बिल्कुल आपको ऊपर नीचे यहाँ पे पता चलेगा, इवन आप यहाँ पे भी उंगली डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये अंगूठा की तरफ से यहाँ पे ऐसे भी उंगली डालिए, ऐसे अपना खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो इधर इस वाले में, ठीक है पता चला। हाँ तो चलिए ये समझ गए। इधर आप ऐसे करके इधर कीजिए चाहे ऐसे करके कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो। अब एक कि वाल्व किस में पाया जाता था, वाल्व इज प्रेजेंट वेन्स में, वाल्व इज एब्सेंट इन। तो वाल्व का प्रेजेंस क्यों रहता है, वाई वाल्व्स आर प्रेजेंट इन बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। तो हम लोग इस चीज़ में तो नहीं कोई दिक्कत था। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, ब्लड देख रहे थे। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ब्लड कौन सा टिश्यू है, ठीक है। अब कोई भी टिश्यू है तो हम लोग क्या देखते हैं, टिश्यूज, अगर ब्लड टिश्यू है एक्चुअली वो बहुत सारे ऑर्गेन के बीच में एक कांटेक्ट कर देता है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब कि कल हम लोग जब ब्लड को पढ़ रहे थे तो ब्लड का पीएच भी लिखे थे 7.4। जब हम लोग ब्लड को अगर एनालाइज किया जाए कि ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो ब्लड में दो तरह का पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को, सॉलिड पार्ट को फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे प्लाज्मा, किसी भी ब्लड को एनालाइज करेंगे तो पूरे ब्लड में अगर सपोज दैट कि आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी 100% अगर कोई कर रहे हैं तो प्लाज्मा का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसका अबाउट 55%, ये 45%। ब्लड का कलर स्ट्रॉ कलर, येलो कलर, लाइट येलो कलर, ठीक है। अगर प्लाज्मा को भी अगर और भी देखा जाए तो प्लाज्मा भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो प्लाज्मा में मिक्सचर है तो कौन सा चीज़ ज़्यादा है, वाटर, कितना से कितना परसेंट, उसके बाद 6 to 8% क्या होगा, थोड़ा सा लाउडनेस कम करो, हम भी सुन रहे हैं, क्लासरूम सुनना है, 9th और 8th को 7th को नहीं सुनाना, ठीक है। 90 से 92% पार्ट क्या है, वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। प्रोटीन और प्रोटीन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। क्यों, चूँकि में है। प्रोटीन में एल्बुमिन भी हो सकता है, फाइब्रिनोजेन भी हो सकता है या ग्लोबुलिन भी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे आयंस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दूसरे आयंस भी। फॉर्म्ड एलिमेंट को भी उनके फंक्शन के आधार पे या उनके जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के 3 भागों में बांटे थे। RBC इज कॉमनली कॉल्ड, WBC इज कॉमनली कॉल्ड, और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब ये तीनों को जब हम लोग RBC बोलते हैं तो समटाइम्स आप देखेंगे कि कहीं शेल वर्ड लिख दिया, कहीं पे कॉर्प्यूल्स वर्ड लिखा, कहीं शेल वर्ड लिखा, कहीं कॉर्प्यूल्स लिखा, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट क्या है, ये इसको RBC भी लिख सकते हैं, इसको
इसको प्लेटलेट्स, ठीक है, ये भी कह सकते थे। अब ये चीज़ को, अब हम लोग इसके प्रत्येक फीचर को देखे थे, तो आरबीसी का शेप कैसा होगा, बाई कॉनकेवल, ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी इज शेप ऑफ, ठीक है, अमीबॉइड, इरेगुलर है। और ये एक्चुअली जो थ्रोम्बोसाइट्स है, मेगा कैरियोट्स जो आपका बोन मैरो में ब्रेक होता है तब वो बनता है। तो इसका भी शेप अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट लगता है कि आरबीसी की तरह है, ठीक है, बहुत फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी इसका आरबीसी की तरह हम लोग को दिखता है। अब है कि अगर एक सेल है तो सामान्य रूप से सभी सेल में न्यूक्लियस होता है। जब आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ था इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे न्यूक्लियस था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ ये न्यूक्लियस ख़त्म और इसके जगह पे जगह किसने लिया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। मतलब हम लोग एक चीज़ जान गए कि इरिथ्रोसाइट का जो सेल होता है शेप बाई कॉनकेवल होता है, न्यूक्लियस मैच्योर में एब्सेंट होता है लेकिन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अगर थोड़ा सा ब्लड पर क्यूबिक मिलीलीटर ब्लड निकाला जाए और उसमें आरबीसी को काउंट किया जाए तो क्या पता चलता है कि 5 से मिलियन, मतलब 50 लाख से 55 लाख, जो काफ़ी मुश्किल लगता है इमेजिन करना लेकिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि अगर आरबीसी की अगर आप बात करते हैं तो आरबीसी जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन में खासकर आपको ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लस आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, ठीक है, 120 डेज। मतलब आरबीसी डिवाइड नहीं करेगा, वो मर जाएगा। अब आरबीसी मर जाएगा तो उसको कहीं दफनाया जाएगा ना, तो विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड, स्प्लीन। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन इज कॉल्ड ऑफ आरबीसी। क्या रहेगा, स्प्लीन, एकदम याद रखिएगा। स्प्लीन को नहीं, स्प्लीन को इसके साथ साथ ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन ये सब अलग होगा फिर बाद में ज्वाइंट होगा प्रोटीन से, ठीक है। तो अरे तुम जाके देखना ना उसमें क्या लीवर में बनता है। कब बनता है लीवर में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होगा, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर हम लोग का कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। और हाँ बॉट ये क्या चीज़, स्प्लीन, जो हम लोग क्या देखते हैं, ये अगर जो सेल सब मर गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो स्प्लीन एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, उस स्प्लीन में चला जाएगा ये डेड जो आरबीसी, और वहीं ख़त्म हो जाएगा। और आरबीसी में जो कुछ भी है वो डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा। तो टूटेगा तो हीमोग्लोबिन में दो चीज़ है, एक हीम है और दूसरा ग्लोबिन है। ग्लोबुलिन जो है हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन जो है प्रोटीन है और हीम है आयरन है। इसीलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन खाइए या उन चीज़ों को खाइए जिसमें आयरन है। हीम का मतलब आयरन, ठीक है। तो बाद में चूँकि अगर ये टूट गया, हीम अलग हुआ, तो ये हीम क्या होगा, ये हीम को बाद में यूज किया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, उन चीज़ों को यूज किया जाएगा। तो हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि स्प्लीन में। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरली किस चीज़ का, तो ऑक्सीजन, और WBC का हम लोग क्या देखे थे, ठीक है। और न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन एब्सेंट, ये चीज़ को हम लोग देखे थे। नेक्स्ट में कि इसका अगर पर क्यूबिक मिलीलीटर को ध्यान दें, पर क्यूबिक मिलीलीटर को ध्यान दें तो इसकी संख्या कितनी होगी, 6002, ठीक है।
ठीक है, 6000 टू 8000, और इसका लाइफ स्पैन वेरिएबल है, मतलब ठीक है। अगर अब है कि WBC को और आगे जाके देखोगे तो और भी तुमको दो भागों में डिवाइड कर देता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। मतलब दिया नहीं होगा लेकिन कम से कम उसमें इस चीज़ को जान लो, WBC का ही पार्ट क्या क्या है, WBC में क्या क्या आता है। तो इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, पांच ये चीज का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, सभी को WBC इज द कॉमन नाउन के तौर पे यूज किए। WBC 5 तरीके का है। WBC में 5 अलग अलग पार्टिकल्स देखने को मिल रहा है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। कम से कम इतना नाम तो सुना रहेगा ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, मतलब WBC में, अब चूंकि WBC में खासकर न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट, ये दोनों क्या काम के लिए स्पेशलाइज होता है, तो फैगोसाइटोसिस ये क्या है। 9th में थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो एक आया होगा इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस में भी 2 प्रोसेस था, एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस। नहीं, तुम्हारे मॉड्यूल में तो यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, 9th में नहीं था। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सेल है और ये सेल किसी सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करता है, इनगल्फ करना का मतलब अपने अंदर ले लेता है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, इसके सूडोपोडिया बना दिया और दोनों सूडोपोडिया फिर मिलके क्या अंदर चला गया। तो मान लेते हैं कोई एंटीजेन ब्लड में आ गया, कोई, हाँ बोलो, कहाँ ह्यूमन का नहीं, अरे तो यहाँ बताने की क्या काम करेगा। ठीक है, तुमको WBC पढ़ना है ना, तो WBC क्या बोले, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कल बताएं, अमीबा का नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अमीबा की तरह काम कर रहा है, वो प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अमीबा नहीं पढ़ा रहे कि अमीबा में क्या हो रहा है, अमीबा की तरह। क्या बात है उस्मान, नहीं कुछ तो तुमको लग रहा है, तुमको कुछ तो दिक्कत है, या तुम्हारे बगल में कोई नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, या तो एकदम अलग ही बैठ जाओ, तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है तो आर्यन के साथ जाओ पीछे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ल्यूकोसाइट क्या काम कर रहा है, ल्यूकोसाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो क्या मेन रोल है, प्लेटलेट्स की संख्या अगर पर क्यूबिक मिलीलीटर देखें तो 1,50,000 से इसका 3,50,000 हो सकता है। मतलब ये रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम इसके बीच में ही होगा। प्लेटलेट्स का नंबर रेंजेस फ्रॉम 1,50,000 कहाँ 4 दिया हुआ है, तुम ऐसे NCERT समय क्या दिया है, ऐसे NCERT 11th का जो हम बता रहे हैं, 11th पे 1.5 लाख से 3.5 लाख दिए हुए हैं। ठीक है, और तुम्हारा ईशान बता रहा है, तो इसलिए NCERT को ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसके बीच में। ठीक है, आप NCERT का 11th बुक लीजिए, उसमें देखिए, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा हुआ
कहीं पे भी आपका जो डाटा मान्य होगा वो NCERT होगा, न कि एस चांद, न कि दिनेश, कोई और। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो 1,50,000 टू 3,50,000 होगा। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल है आपके बॉडी में जो लीकेज होगा या जो कहीं कटता है और कटने के जगह पे वो फिर आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। तो ब्लीडिंग रुकने का काम कौन किसके कारण से इनिशिएट करता है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का मेजर रोल क्या है? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। अगर मतलब कि ये अननेसेसरी लॉस ऑफ ब्लड को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा अननेसेसरी। तो ब्लड का जहाँ पे कटे हुए जगह पे ब्लड का जेल जैसे सब्सटेंसेस में हाँ नहीं, सीरम जो उसके बाद वाटर निकल रहा है उसको कह रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर वो सीरम है। सीरम को तुम लिखोगे ही तो ऐसे लिखोगे, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अभी देख रहे थे ब्लड कोएगुलेशन को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग किस प्रोसेस का नाम है? कन्वर्शन ऑफ ब्लड इनटू जेल लाइक सब्सटेंसेस एट द प्लेस ऑफ कट विद इन फ्यू मिनट ऑफ इंजरी। ब्लड कोएगुलेशन ये तो लिख सकते हो ना, ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग क्या है? कन्वर्शन ऑफ जेल लाइक सब्सटेंसेस एट प्लेस ऑफ, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ इंजुरी। और ये क्या काम किया? ये रोक दिया। ये क्या किया? अननेसेसरी लॉस को, लीकेज को रोक दिया, प्रिवेंट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग में याद रखेंगे कौन सा विटामिन का इंपॉर्टेंट रोल है? विटामिन के। कौन सा आयन? तो कैल्शियम आयन। दो ध्यान देंगे। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कौन सा विटामिन कर रहा है? एंड आयंस। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं ना नीचे एक्स्ट्रा में कि ब्लड क्लॉटिंग अगर डेफिनेशन में आया व्हाट इज ब्लड कोएगुलेशन, तो हम लोग क्या देंगे? ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, क्या किस से किस में? कहाँ पे? कट विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स विटामिन के एज वेल एज कैल्शियम आयन ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अब यही कि हम लोग प्लेटलेट्स को भी जाने कि प्लेटलेट्स क्या काम कर रहा है ये। अब तीसरा जो थर्ड जो सिस्टम हम लोगों का देख रहे हैं हार्ट के विषय में। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के भी विषय में हम लोग को जानना है पहले। ठीक है, ह्यूमन हार्ट, तो सबसे पहले हार्ट के विषय में हम लोग जाने लोकेशन क्या है? बिटवीन टू लंग्स। और ध्यान दीजिएगा दो लंग्स जो है, सपोज दैट कि दिस इज द लंग्स। ठीक है, जो लेफ्ट लंग्स में यहाँ पे कर्व रहता है इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। और इस कार्डियक नॉच के कारण से यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस बन गया, इसी स्पेस को कहते हैं मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम मतलब कि सीधे सीधे कि आपको लंग्स, दो लंग्स के बीच में क्या सिचुएटेड है, ये तो समझ में आ गया लोकेशन। तो लोकेशन बिटवीन टू लंग्स, स्पेस का नाम ना, ये कार्डियक नॉच, और यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन टू लंग्स in the space called
मेडिस्टिनम, ठीक है, उस स्पेस का नाम मेडिस्टिनम, ठीक है। ये लोकेशन जान गए। अब हम लोग जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है, प्लूरा लंग्स के ऊपर है, और हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो कवरिंग को जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर तो पेरिकार्डियम, और ये 2 लेयर का बना रहता है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। अब है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये एक, आप इसको बैग झोला टाइप का स्ट्रक्चर जान लीजिए, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हार्ट है। इस दोनों के बीच में एक कैविटी है गया, स्पेस हो गया, और इसमें जो लिक्विड फ्लूइड रहेगा उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहाँ पे बिटवीन हार्ट एंड द पेरिकार्डियम, सपोज दैट कि ये पेरिकार्डियम है, ये हार्ट का आउटर लेयर, दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट अलाउ करेगा। इट, हाँ मतलब, हाँ बीच में हार्ट है ऊपर, और दोनों के बीच में जगह हो गया, दोनों के बीच में जगह, उस जगह में जो फ्लूइड था पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट फैसिलिटेट द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम और ये हार्ट के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस में है दोनों के बीच में, मान ली कि एक यहाँ पे है कोई सामान और इसके ऊपर यहाँ पे, तो बीच में गैप है, इस बैग बीच में जो गैप है उस गैप में फ्लूइड है, उसको पेरिकार्डियल, ठीक है। क्या कर रहे हो वहाँ पे, मोबाइल लेके कुछ कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, देखें, नहीं मोबाइल क्या चला रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, करते हो गलती में, क्या नाम है तुम्हारा, पीयूष, मतलब तुम्हारा नाम अमृत नहीं है, विष है, पॉइजन है, अपने तो खराब होगे दूसरे को भी खराब करोगे। क्लास हो रहा है तुम मोबाइल चला रहे हो, नहीं मोबाइल कहाँ है, अभी हमसे कह रहे हो कहाँ है, ठीक है। नहीं करना है तुम पीछे बैठो ना, हम तुमको कहाँ करें कि तुम मेरा क्लास करो ही, कह रहे हैं नहीं ना, पीछे बैठो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अब हार्ट का शेप कैसा होता है, मोर और लेस कोनिकल होगा, मोर और लेस, ठीक है। अगर यहाँ पे इस शेप को देखें तो ये शेप लग रहा है ना एक कोन टाइप का, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है क्या, पहले ये हार्ट के विषय में, पहले तो प्रोटेक्टिव लेयर के विषय में जान गए, पेरिकार्डियम फ्लूइड that facilitate the pericardial fluid, that facilitate the frictionless movement, facilitates the frictionless movement of, that facilitates या allow भी लिख सकते हैं, facilitates the frictionless movement, ठीक है।
अब है कि हार्ट का अगर हम लोग शेप देखें तो कैसा है, ठीक है, शेप अबाउट कॉनिकल, ठीक है। अब साइज क्या होता है, नहीं ये चीज नहीं के प्रत्येक जनरली ये देखिए यूजुअली प्रत्येक आदमी का हार्ट का जो साइज होता है उसके मुट्ठी, उसके फिस्ट अबाउट वंस फिस्ट, प्रत्येक लोग जितने भी हम लोग हैं उसका मुट्ठी जितना होगा ऑलमोस्ट उतना, ये नहीं कि वही 100%, लेकिन हम लोग जो बताते हैं अबाउट वंस फिस्ट, प्रत्येक के हार्ट का साइज हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब उसके मुट्ठी के बराबर होगा। अब है कि जो हार्ट का एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं तो हार्ट क्या है, हार्ट का नेचर देखते हैं तो कैसा है, मस्कुलर, हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन लिख सकते हैं, हार्ट को यहीं पे लिख सकते हैं, हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, तीनों बात हो गया अंदर से, ठीक है, हॉलो है और पंपिंग ऑर्गन है, मतलब यहीं से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पंप किया जाएगा, ठीक है। अब चलो शेप अबाउट, ठीक है, साइज, ठीक है, अब देखते हैं हार्ट को एक्सटर्नली, अगर कोनिकल है तो हम लोग मिटाए ना। अब है कि हार्ट को जब देखते हैं तो आपको मोर और लेस कोन लाइक, अगर ये हार्ट को बना देते हैं, ठीक है, तो ऊपर का अपर पोर्शन एक्सटर्नल फीचर में अपर ब्रॉड पोर्शन इज कॉल्ड बेस, एक्सटर्नल फीचर में एक्सटर्नल फीचर, तो सबसे पहले ऊपर का चौड़ा भाग उसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाला पोर्शन को बेस कहेंगे, ठीक है। तो बेस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अपर ब्रॉड पार्ट, ठीक है, और एपेक्स लोअर पॉइंटेड, तो ये वाला इतना दूर पार्ट क्या कहलाएगा, ये पूरा बेस, और ये वाले पोर्शन को एपेक्स कहें। अब ऊपर से देखने में हार्ट ऐसा है, लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले तुम ये भी जान जाओ, ये नहीं कहना कि सर अमीबा ये सब नहीं, लेकिन तुमको पूछेगा फिश में जो हार्ट है 2 चैम्बर का है, जितने भी एम्फीबियंस या फ्रॉग में 3, इसके बाद 1 मिनट पहले वहाँ पे हम लोग जो पहले वर्टिब्रेट्स में आने दो, तेल चट्टा में 13 होता है तो उसको हम लोग को नहीं, अभी जो पढ़ रहे उसको देखो ना, हाँ 13 चैम्बर है, कॉकरोच, ठीक है। फिश में कितना चैम्बर बताएं, और जितने भी एम्फीबियंस इंक्लूडिंग आपको, तो वहाँ पे फ्रॉग में भी 3 और रेप्टाइल्स में भी 3 है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, क्रोकोडाइल,
क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स है, ठीक है। मतलब एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल में 3 चैम्बर है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनमें 4 चैम्बर है। हार्ट का याद रहेगा, फिश में कितने चैम्बर है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल, लेकिन कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर? और सभी बर्ड्स में, सभी मैमल्स में 4 चैम्बर है। ये याद रहेगा। हम लोग अपनी अब बात करें, ठीक है। हम लोग भी मैमल में आते हैं, हम लोग भी मैमल में आते हैं। तो सबसे पहले अगर ध्यान दीजिए, अगर हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो अंदर से लगता है कि हार्ट में 4 रूम है। मतलब एक तो सबसे पहले कंप्लीट सेपरेशन लेफ्ट और राइट है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट इंटरनली क्या है? एकदम लेफ्ट और राइट में क्या है? डिवाइडेड है। मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड है, इस साइड लेफ्ट, इधर राइट। क्योंकि हम यहाँ पे करें, मेरा हार्ट का ये वाला साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट और इधर वाला राइट, ठीक है। इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट जो इंटरनली कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। और देयर इज ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सो दैट कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्सअप नहीं हो। फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर, तो पहले क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेपरेशन इनटू लेफ्ट एंड राइट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट। और ये क्या करता है? दैट प्रिवेंट द इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट में देखते हैं कि 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, फोर चैम्बर्स में अपर दोनों चैम्बर को क्या बोलेंगे? एट्रिया या ऑरिकल या एट्रियम, और नीचे का दोनों चैम्बर वेंट्रिकल्स। तो 4 चैम्बर्स यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे अपर 2 चैम्बर्स, और यहाँ पे अपर लोअर 2 चैम्बर्स। तो इसको क्या बोलेंगे? एट्रिया। मतलब यहाँ अपर में तो लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ATRIUM, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये चैम्बर यहाँ पे क्या कहलाएगा? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको मान लेते हैं रूम। पहले इतना कीजिए, याद रखेंगे ये सारा तुम्हारा मस्कुलर पार्ट है, मसल से। एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, ये सब तुम्हारा क्या है? ये मस्कुलर है। और मस्कुलर सेल्स के कारण, मस्कुलर टिश्यू के कारण ही
किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है हम लोग के बॉडी में, मसल सेल्स, मस्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, मैक्सिमम जो मूवमेंट हम लोग के बॉडी का है, मोर देन 90% मूवमेंट जो है वो मस्कुलर मूवमेंट है, मसल्स के कारण से होता है मैक्सिमम मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 4 याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो होता है काफ़ी थिक होता है। नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मच थिकर, मच थिक, ज़्यादा थिक होता है, बिकॉज it has to pump the blood, it has to pump the blood throughout the body, चूँकि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना रहता है। तुमसे पूछा जाएगा कि किताब में होगा भी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल सबसे ज़्यादा मोटा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप किया जाता है। कौन सा वेंट्रिकल पूरे ब्लड में? तो ये। अब याद रखेंगे कि ये हम लोग यहाँ पे, तो पहले तो कुछ क्वेश्चन लिखो, नहीं तो फिर जो यहाँ पे ये पहले वेंट्रिकल इतना समझे। ठीक है, पहले तो स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे आएगा लंग से ब्लड, फिर यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ से निकल के बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। तो एक कार्डियक साइकिल हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट का जो कैसे होगा, तो अभी तो पूरा होगा नहीं क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म है। तो पहले तो यहाँ पे लिख लिए, और भी लिखना है, लेकिन क्वेश्चन होमवर्क के लिए पहले तो लिख ही लो। होमवर्क के लिए क्वेश्चन कहीं पे भी बीच में बॉक्स बना लेना, है ना, क्वेश्चन लिखो। राइट नोट्स ऑन प्लेटलेट्स, राइट नोट्स ऑन प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होगा ये भी लिखेंगे। सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड क्लॉटिंग, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, थर्ड लिखेंगे, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ हार्ट। अभी नहीं, अच्छे से बनाना है, उसमें सारा चीज़ को दिखाना है। अब ध्यान दो क्या क्या कह रहे हैं, अभी तो नहीं, इसीलिए तो बुक से बनाने के लिए बोले हैं, देख के यहाँ पे हार्ट में। अब ध्यान दो, ये ध्यान दो। अब ये वाला अगर हम लोग हार्ट के विषय में कह रहे हैं तो लेफ्ट साइड में क्या रहता है? प्योर ब्लड रहता है, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। अब देखो कैसे, लंग्स जो है, लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आया होगा, वो ऑक्सीजन वहाँ से निकल के कहाँ पे गया होगा? ब्लड में। ब्लड में जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा वो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है? लंग से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक उसी वक्त जब हम लोग देखते हैं कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक उसी समय बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुँच रहा है? राइट एट्रियम में। मतलब दोनों एक समय हो रहा है।
और ये कब हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल, नाम आपको ध्यान बता रहे हैं, मतलब ठीक जब लेफ्ट एट्रियम लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है, ठीक उसी समय राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव कर रहा है? कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस समय आप लोग सुने भी होंगे, हम लोगों का जो हार्ट का जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और ये रिदमिक मूवमेंट है एक निश्चित तरीके से। तो ध्यान देंगे, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं सिस्टोल। जब हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोल। इसको फिर कल नेक्स्ट डे जब भी पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे यहीं से, इसीलिए इसको कल बता रहे हैं। अभी हार्ट का जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, और जब फिर अपना रिलैक्स होगा तो डायस्टोल। ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे कि हार्ट का चारों चैम्बर एक समय डायस्टोल की स्थिति में केवल जीरो, जो कार्डियक साइकिल में आता है बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन ध्यान देंगे कभी भी चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। कभी भी चारों चैम्बर हार्ट का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डायस्टोल की स्थिति में रहेगा, और जब ये डायस्टोल की स्थिति में रहेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब ये ध्यान देना है क्या क्या, अगर यहाँ पे हम लोग सपोज दैट कि एक सर्किल खींच के बनाए 3 इवेंट में, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है। क्या करें, ये पूरे को एक मतलब कि लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट से इसमें आया, यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा। इस पूरे काम को करने में 0.8 सेकेंड लगा है। 0.8 सेकेंड, 8 सेकेंड नहीं करें, 0.8 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में टोटल कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? अगर 0.8 इंटू फिर तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? एक 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो अबाउट 75 आ जाता है, और ये पूरे एक सर्किल को ही हार्ट बीट कहते हैं। मतलब एक सर्किल को, तो हम लोग क्या भी बता रहे थे कि जब ज्वाइंट डायस्टोल है ये 0.4 सेकेंड, जब 0.4 सेकेंड है उस समय जब रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कौन कर रहा है? ये दोनों भी रेस्ट कर रहा है, ये दोनों भी रेस्ट कर रहा है। ठीक है। जब रेस्ट कर रहा है तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है किस टाइप का ब्लड? फ्रॉम एट द सेम टाइम राइट एट्रियम फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और इस वेन को वेना केवा कहेंगे और इसको पल्मोनरी वेन कहेंगे। कहते हैं कि पल्मोनरी वेन में प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लंग से जो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है वो वेन जो लेके आ रहा है उसका नाम पल्मोनरी वेन। ठीक है। और यहाँ बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आ रहा है तो उसको वेना केवा। ठीक है। 3 होता है, सुपीरियर, इंफेरियर और कोरोनरी, लेकिन आपको वेना कावा ही ध्यान रखें। ठीक है। अब 0.4 सेकेंड में इसमें प्योर ब्लड जमा हो रहा है, इसमें इम्प्योर। लेफ्ट एट्रियम ओपन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय एन एपर्चर। एपर्चर का मतलब छेद, और वो एपर्चर को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर, या चूंकि लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। तो उतना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो याद रहेगा ना कि लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एन एपर्चर। सिमिलरली राइट एट्रियम ओपन्स इनटू बाय एन एपर्चर। इस
एपर्चर पे वाल्व, पल्ला जो कल भी बता रहे थे, वाल्व यहाँ पे भी रहता है, इधर बाइकस्पिड, यहाँ ट्राइकस्पिड, ये याद हो जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट में बाई 2, राइट में 3, 2 3, लेफ्ट राइट आता है, लेफ्ट पहले आता है, राइट बाद में आता है, उसी तरह 2 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, बाइकस्पिड कोई मतलब नहीं। इसमें उसको छोड़िए, अभी जो हम बता रहे हैं, मतलब क्या फिर से बताएं, कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, उस दरवाज़ा में 2 हम लोग कहते हैं कि फ्लैप है। मान लेते हैं कोई बहुत बार दरवाज़ा आप देखिएगा एक ही साथ रहता है, लेकिन वो 2 भागों में ऐसे रहता है। जब मोड़ने के समय आप क्या होता है, मोड़ देते ऐसे और फिर ओपन करते तो पूरा ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे बाइकस्पिड। लेकिन बहुत का दरवाज़ा में ऐसा आप 3 अगर फोल्ड है तो इसको 3 पल्ला वाला कहें, लेकिन जब खोलेंगे तब ऐसे होता है, जिनके यहाँ जगह कम रहता है ऐसा बनता है, ठीक है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे, राइट। जब 0.4 सेकेंड खत्म होगा, ध्यान दीजिए, तो इसमें 0.4 सेकेंड खत्म हुआ, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें जो पल्ला है, दरवाज़ा है, वो आगे की डायरेक्शन में खुलता है, जैसे ये इधर से खुलेगा उधर से नहीं खुलेगा। अब और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसमें ब्लड फिलअप है, इसमें डीऑक्सीनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, दरवाज़ा पे, और ये दरवाज़ा आगे की ओर खुलेगा और ब्लड, प्योर ब्लड किस में आया, और यहाँ से राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड। ये कितने देर के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। 0.4 सेकेंड वह है जब यहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा है, यहाँ से ब्लड ये आ रहा है। जब ब्लड फिलअप हो गया, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट किए, यहाँ से ब्लड इसमें आया, इसमें ब्लड इसमें आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये 0.1 सेकेंड के पास इसमें ब्लड बहुत फिलअप हो चुका है, और इसमें भी ये ओपन करता है, ये ओपन करता है, इसमें का जो ओपनिंग किसमें है, वो ओपनिंग कनेक्टेड है पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, और ये वाला कनेक्टेड है एरोटा से, और एरोटा बाद में जाके आर्टरी वगैरह बनाते हुए कहाँ पे आ रहा है, बॉडी पार्ट्स में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व तो इधर खुलेगा नहीं, अब प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे जो वाल्व है सेमिलुनर वाल्व, वो ओपन करेगा और पुश करके ब्लड इसमें आएगा, और ब्लड आके बॉडी पार्ट्स में मूव करेगा, और यहाँ से ब्लड मूव करके कहाँ पे जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो ये वाला जो है, इसी वाले को क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, एक थोड़ा सा भी दिमाग में पिक्चर बैठा तो नेक्स्ट टाइम से पढ़ाएंगे, पूरा एक चार्ट अलग से बना के तो याद आएगा, एक बार और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किताब पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आएंगे, ठीक है। चलो, और भी किसी को कुछ पूछना है, टाइम भी हो गया ना, बंद कर दो।